की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद अब पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनकर तैयार हो गई है। इस फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय बोली भाषाओं में बनी फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में हर संभव मदद दी जा रही है। इसी क्रम में सरकार नई फिल्म नीति लेकर आई है। सरकार का मत है कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड के स्थानीय लोग आगे बढ़ सके। उन्होंने अभिनेता अभिनव चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनकी घड़वाली फिल्म असगार भी सुपरहिट रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हनोल मंदिर का मास्टर प्लान बना रही है। इसके बाद से ये क्षेत्र तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हनोल मंदिर की प्रकृति और प्रदान की है और फिलहाल ये बात निकलकर सामने है। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज माननीय सीएम साहब ने हमारी जो फिल्म है मेरे गांव की बात, उसका आज ट्रेलर लॉन्च करा और उनको बहुत ही अच्छा भी लगा है। और अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी जो फिल्म है वो सिर्फ जौनसार और बाबर के लोग ही नहीं, बल्कि हिमाचल के लोग, रवाई के लोग, जौनपुर के लोग और जो पर्वत के लोग हैं वो भी ज़रूर देखने आएंगे और पूरे परिवार के साथ देखने आएंगे। बीते रोज उत्तरकाशी में हिंदू संगठन की महापंचायत हुई, जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, भाजपा नहीं चाहती है प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे। प्रदेश में जातिवाद के नाम को लेकर सरकार हमेशा राजनीति करती रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोप को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरीके से बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लेकर महापंचायत हुई। लेकिन कांग्रेस जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब का समर्थन करती आई है, वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। नहीं देखा ना, सरकार तो लगातार न्यायालय में हलफनामा नाम दाखिल करती है और उस हलफनामा के विपरीत जो है कृत्य करती है। उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद भी महापंचायत हुई। हम कहते कि सरकार जांच करे ना, इसमें महापंचायत होने की कहाँ आवश्यकता पड़े। जांच करे क्या वास्तविकता है, तो अनुसार कार्रवाई करे। सरकार तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जो उनके अंशुमानिक संगठन है वो इस तरीके का कृत्य करते हैं। तो ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है। जो महापंचायत हुई है वो कुछ जो शर्तें हैं उसके बाद महापंचायत को अनुमति मिली है। और अब तक चूंकि महापंचायत हो चुकी है और जो शर्तें शासन प्रशासन द्वारा उनको लगाई गई थी, उन शर्तों के अनुरूप वहां महापंचायत हुई थी। ये तो लोकतांत्रिक देश है भाई। किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी है, किसी भी संस्था को बोलने की आजादी है। कहीं लगता है कि उसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, उसको लेके ही इस प्रकार की या तो शर्तें लगाई जाती है या उसको प्रतिबंधित किया जाता है। तो वो कार्यक्रम हो चुका तो शांति व्यवस्था बहाल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो हमेशा जो एक बड़ा पक्ष है देश का, वो तो उसके विरोध में ही उनको रहना है। राम मंदिर की बात आती है तो उन्हें विरोध करना है। राम भगवान श्री राम की बात आती है तो उनको वो काल्पनिक बताएंगे। राम सेतु की बात आएगी तो उनको काल्पनिक बताएंगे। और जब चुनाव आएगा तो जनेऊ जो है अपने कुर्ते के ऊपर लगाएंगे, मंदिरों में जाएंगे। आज चूंकि चुनाव का कोई मौका नहीं तो वो उनकी यही भाषा रहेगी। वो तो एक ही वर्ग को देख के राजनीति करते हैं। तो मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन यदि महापंचायत ठीक से संपन्न हुई है तो मैं जो लोग उस महापंचायत में भी शामिल थे उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। उन्होंने इस प्रशासन का सहयोग किया।
बीते रोज उत्तरकाशी में हिंदू संगठन की महापंचायत हुई, जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोप को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि जिस तरह बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लेकर महापंचायत हुई। लेकिन कांग्रेस जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब का समर्थन करती आई है, वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। महापंचायत जो उत्तरकाशी में हुई, वो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड राज्य के हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार की अनेकों घटनाएं सामने आई, लड़कियों को बहला फुसला करके विशेष धर्म के लोगों ने जिस तरह से वहां से भगाने का प्रयास किया, भोजन को पर थूक करके जिस तरह से कई घटनाएं सामने आई, इसके साथ ही कई अन्य घटनाएं पूरे राज्य भर में पहाड़ी क्षेत्रों में सुनने को आई, दिखाई दी। वो एक स्वाभाविक जनाक्रोश लोगों के अंदर है, उसके तहत हुई। लेकिन कांग्रेस की पीड़ा उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, और जिस प्रकार से वो हमेशा कभी थूक जिहाद का, लैंड जिहाद का, लव जिहाद का इनका समर्थन करते रहे हैं, और वो हमेशा अपनी तुष्टीकरण राजनीति इसे प्रदर्शित करते रहे। उत्तराखंड में वर्ष भर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में प्रदेश सरकार यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए सड़क चौड़ीकरण के साथ ही प्रमुख तीर्थों, शहरों और पर्यटन स्थलों पर पार्किंग स्थलों का निर्माण कर रही है। वर्तमान में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के जरिए 182 स्थानों पर 15,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा तैयार की जा रही है, जिसमें से 34 जगह पार्किंग स्थल तैयार हो चुके हैं। एमडीडीए ऋषिकेश और देहरादून में 2000 गाड़ियों की पार्किंग बना रहा है, जिसकी जानकारी एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अलग अलग विभागों और विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग बनाई जा रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग ऋषिकेश में बना रहे हैं, जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। वहीं एक पार्किंग देहरादून में पुरानी तहसील में बनाई जा रही है, ताकि पार्किंग की समस्या का समाधान किया जा सके। नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश में पार्किंग बनाई जा रही है अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग विकास प्राधिकरणों के द्वारा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग हम लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं, और जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। और एक पार्किंग हम देहरादून में बना रहे हैं जो पुरानी तहसील हमारी रही है वहाँ पर। तो पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लोगों की शिकायतों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए हर महीने की तरह इस बार भी आयोग की ओर से जनसुनवाई आयोजित की गई। इसके संबंध में जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि 2 दिनों के भीतर जनसुनवाई में 30 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से अधिकतर शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। शेष शिकायतों के लिए समय दिया गया है, जिनको जल्द ही निस्तारित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आयोग अब जनता के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में अगली जनसुनवाई रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब गढ़वाल मंडल के लोगों की जनसुनवाई गढ़वाल में, जबकि कुमाऊं मंडल के लोगों की जनसुनवाई कुमाऊं में रखी जाएगी, जिससे लोगों को अपने ही क्षेत्र में नजदीक जनसुनवाई में आने में सहूलियत हो सकेगी। हमारी महीने में लगभग हम 6 या 7 दिन सुनवाई करते हैं, और ये अधिकांश हमारा 6, 7, 8 तारीख और 15, 16, 17, अगर जो कोई छुट्टी का दिन होता है तो ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी 28, 29, 30 तारीख हम रखते हैं। इसी के तहत हमने कल भी सुनवाई की थी, जिसमें हमने 16 केसों की सुनवाई की थी, जिसमें सभी तरीके के केस आए हुए थे, और जिसमें हमने 12 का कल ही निस्तारण हो गया है और उनको न्याय मिल चुका है। बाकी 4 में अभी, क्योंकि कुछ में रिपोर्ट नहीं आई थी या कुछ अभी अब जांच के लिए उन्होंने टाइम मांगा है, तो कल 16 केसों की सुनवाई हुई थी। आज भी 18 केसों की सुनवाई है, जिसमें हमने
इसमें भी लगभग 12-13 केस की अभी हम सुनवाई कर चुके हैं, 5-6 केस और बचे हुए हैं। ये लगातार जन सुनवाई और उसके बाद हम अभी आयोग जनता के द्वार जाएगा, और ये हम अभी कुमाऊं में भी इस तरीके की, क्योंकि कई बार पिथौरागढ़ से लोग आते हैं, उनको देहरादून आने में दिक्कत होती है, तो ये हम अभी हल्द्वानी में भी एक जन सुनवाई रखेंगे, और कुमाऊं के केस कुमाऊं में और गढ़वाल के केस गढ़वाल में हम निस्तारित करेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव होना तय है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी में चुनाव होना तय है। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं अब दावेदारों की दावेदारी भी पार्टी कार्यालयों में आने लगी है। बीजेपी नेता विशाल गुप्ता ने भी अपनी दावेदारी पेश की है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने विशाल गुप्ता से खास बातचीत की है। और इस बातचीत के दौरान विशाल गुप्ता किस तरह भावुक हुए, आइए देखते हैं। नगर निकाय का चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुका है। माना यह जा रहा है कि जनवरी या फिर दिसंबर के लास्ट वीक तक कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। और चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट चुकी हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी दावेदारी भी पेश करने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किसको टिकट देती है और कांग्रेस किसको टिकट देती है। लेकिन वहीं देखा जाए कि जो सबसे पहले जो नाम आता है देहरादून के अंदर, वो कई नाम ऐसे उजागर हुए हैं, क्योंकि सुनील उनियाल पूर्व के जो मेयर हैं वो रहे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो पूरा चुनाव है वो भी लड़ा जाना है। लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी किस पर विश्वास जिताती है, क्योंकि यदि हम दावेदारों की बात करें तो सिद्धार्थ अग्रवाल भी दावेदारी कर रहे हैं, और वहीं विशाल गुप्ता जो बीजेपी के नेता हैं और काफी पदों पर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम इसी तरीके से कई ऐसे जो कहा जाए कि नेता हैं बड़े, वो दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पार्टी किस पर विश्वास जिताती है। तो वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं विशाल गुप्ता, जो कि पूरी मेयर की दावेदारी इस बार कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या उनका प्रोफाइल है और किस तरीके से उन्होंने बीजेपी की सेवा की है और किस तरीके से आज वो यहाँ पर दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने दावेदारी की है मेयर के चुनाव के लिए, तो किस आधार पर आपने दावेदारी की है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, स्वयं सेवक हूँ, और लंबे अंतराल से मेरा परिवार संगठन के पदों पे रहा है। सन 70 में जनसंघ था, जनसंघ के कोषाध्यक्ष रहता हूँ जी। पिताजी ने बूथ के साथ माननीय कपूर साहब के चुनाव, भुवन सिंह कंडूरी जी सांसद जी के चुनाव, जब पार्टी चुनाव सांसद का नहीं लड़ाती तो उस समय भी जनता दल अलायंस के साथ भी संगठन ने लंबे अंतराल में काम किया। नित्यानंद स्वामी जी के साथ रहते रहते राजनीति परिवार के रूप में आज मैं एक 2005 और 2006 में महानगर मंत्री युवा मोर्चा बना। उसके बाद माननीय बच्ची सिंह रावत जी के संपर्क में आकर उनका आशीर्वाद मिला, उनके मार्गदर्शन पे प्रदेश कोषाध्यक्ष बना। चुफाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। बजदा के 2009 में लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर में काम करने का अवसर मिला। प्रदेश कोषाध्यक्ष युवा मोर्चा रहा विनोद खंडारी जी के साथ। अनुराग ठाकुर जी के साथ जो उनका एक आह्वान था लाल चौक पे तिरंगा फहराने का, तिरंगा यात्रा, उसमें पठानकोट में हम अरेस्ट हो गए। विनोद खंडारी जी के साथ जाने का सौभाग्य मिला। पूरा जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का बारे में जानकारी लेकर समाज में उन चीज़ों को दूर करने का, कुरीति बुराइयों को दूर करने का कार्य कर अनेक ऐसे अनुराग जी के साथ रहने का अवसर 15 दिन चुनाव में रहा। वो चक्रोता विधानसभा रहा हो, विकासनगर विधानसभा रहा हो, परोला विधानसभा रहा हो, ये ऐसी काम करने का एक अनुभव के साथ जब हम आगे बढ़े तो प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सौरभ थपलियाल जी के साथ मुझे सौभाग्य मिला बनने का। और इसके साथ अनेक गढ़वाल का प्रभारी के रूप में 2018 बूथ 14 विधानसभा टिहरी लोकसभा उसका प्रभारी के रूप में भी काम किया। आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक ग्रासरूट के कार्यकर्ता को जिन्हें मेहनत करी है, जिसने परिश्रम किया है, जिसने कार्यकर्ता के बीच में, जनता के बीच में समर्पण भाव से काम किया है, वो कोरोना का काल हो अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया है, उसके साथ कोई ऐसा सुतेला व्यवहार ना हो। उसकी कहीं भी बात है उसको मजबूती के आधार पर पार्टी संगठन के लोगों को रखना चाहिए। किस ऐसे आधार पर टिकट का वितरण ना हो कि जहां हमें लगे कि हम अपने आप को ठगा महसूस करें। संगठन से भी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, ऐसा कुछ भी हमें ना लगे कि मेरी पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो भावुक है वो उसका भाव जो होता है, कहते हैं कि जो भाव होते हैं वो आंखों पे आई जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि अभी विशाल गुप्ता जी किस तरीके से भावुक थे, क्योंकि 22 साल उन्होंने पार्टी की सेवा की है और इस पार्टी की सेवा करने का जो फल कहा जा सकता है कि वो उनको मिलना चाहिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने दावेदारी की है। और जिस तरीके से देखा जाए, जो पूरा परिवार का बायोडाटा उन्होंने बताया है कि एक चाय की दुकान हुआ करती थी कहीं घंटा घर के आसपास, और वहां पर से एक राजनीति के रूप में कहीं ना कहीं उनके ताऊ, उनके पिताजी बीजेपी पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और 22 साल उनको भी इस पार्टी की सेवा करते हुए हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि अटैची के बल पर कहीं ना कहीं टिकट मिलता है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनकी जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, वो अनुशासनात्मक पार्टी है और अनुशासन के रूप में ही कहीं ना कहीं उस पार्टी को जाना भी जाता है। लगातार जो अनुशासन के अंदर रहते हुए उन्होंने मांग टिकट की है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी उन पर पार्टी जो है वो उन पर विश्वास जताती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता बचपन से पार्टी के लिए सेवा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक हक उसका भी बनता है कि वो भी अपने लिए कुछ मांग सकता है। और इस बार उन्होंने मेयर का टिकट यहां से मांगा है। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी उन पर किस तरह का विश्वास जताती है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर जनपद उधम सिंह नगर नवनियुक्त जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। नितिन सिंह भदौरिया 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पूर्व वे अपर सचिव व निदेशक शहरी विकास नगर आयुक्त देहरादून पद पर तैनात थे। इससे पहले वे जिलाधिकारी अल्मोड़ा भी रह चुके हैं। जिलाधिकारी भदौरिया ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कोषागार पहुंचकर 2 तालक का निरीक्षण कर चार्ज लिया। उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं संबंधित पंजिका, पेडलॉक पंजिका और स्टाम्प व अन्य पंजिकाओं का अवलोकन भी किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभी पटलों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी नजूल, संयुक्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, आपदा कार्यालय, SLO, चकबंदी, जिला पूर्ति कार्यालय, अभियोजन, खनन सूचना, NIC, निर्वाचन सहित औगल अभिलेखागार, राजस्व अभिलेखागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने E-ऑफिस आदि की जानकारी ली तथा सभी पत्रावलियों सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।
यहाँ पे मौजूद थे, भी पूरा विस्तृत रूप से चर्चा की गई, आपके द्वारा कई मुद्दों को उठाए भी गए और जिसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि उधम सिंह नगर एक तरह से इंडिया का मिनी भारत की तरह हम लोग का एक जनपद है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जनता की अलग अलग समस्याओं को हम लोग सुलझा सकें। कोशिश ये भी रहेगी कि हम लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहल को लेकर जा सकें और लास्ट माइल डिलीवरी तक हम लोग इसमें पहुँच सकें। जो हमारी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिससे जनपद नहीं पूरे क्षेत्र को लाभ हो सकता है, जैसे पंतनगर हमारा एयरपोर्ट एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल गेम्स का प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको हम लोग पूर्ण कर सकें टाइमली। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जनता की जो से लग कर पूरे जनपद का हम लोग निरीक्षण करें, सरकारी कार्यालयों पर पूरा निरीक्षण होगा और ये होगा कि सरकारी पूरी एक अमला मुस्तैदी से काम करे, ये हमारी कोशिश पूरी और प्राथमिकताओं में रहेगी। इसके अलावा जनता से संवाद जोड़ने की बहुत हमारी हम लोग की पहल रहेगी। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग जनता से संवाद स्थापित कर पाते हैं तो फिर इसमें जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगर कोई डिले भी आ रहा है तो उनको हम लोग तुरंत किसी न किसी तरीके से समस्या को समाधान की ओर ले जा पाएंगे। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली इलाके के गांव जोरासी में देर रात्रि एक युवक के द्वारा शिवलिंग पर खून लगाकर शिवलिंग को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। हिंदू समुदाय के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घटना को लेकर विरोध जताया है। मामले दो धर्म से जुड़ा हुआ है और आपको बता दें मामला दो धर्म से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति बन चुकी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने मामले की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि गांव में अब शांति व्याप्त है तथा इतिहास के तौर पे इतिहास जो है वो पूरे तरीके से बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर पुलिस जो है पूरे इलाके में लगाई हुई है और मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। मामले में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि मामले में एसपी देहात को अवगत कराकर सुरक्षा की मांग कर दी गई है। हमने एसपी देहात जी से मुलाकात करी है तो हमें पूरा आश्वासन मिला है कि उचित से उचित कार्रवाई वहाँ पर करी जाएगी और जो और भी घटनाएं हैं वहाँ पर होने वाली, जैसे आपका गोकसी है, लड़कियों को छेड़ना है, आपकी जुम्मे की नमाज के दिन वहाँ पर ये मुस्लिम समुदाय की घटनाएं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हिंदू समाज के साथ, क्योंकि वो बहुसंख्यक हो चुके हैं वहाँ पर। तो हमने एसपी देहात जी को सब कुछ घटनाएं बताई है तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि उचित से उचित कार्रवाई करी जाएगी। तो क्या मांगती है आपकी? हमारे यही है कि भाई वहाँ पर जितने भी हिंदू परिवार हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करी जाए और कोई ऐसे आगे की जो भी गतिविधि है वो ना हो पाए। दूसरे समुदाय की तरफ से क्या हिंदू परिवारों को कुछ प्रताड़ित? देखिए वो तो सामने जब आते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये थोड़े से कम दिमाग वाले लोगों की घटनाएं हैं या ऐसे करने वाले बच्चे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता नहीं बदल सकती। वो तो अपनी घटनाओं को अंजाम देना और उनका जितना भी जिहादी मानसिकता है वो अपनी पूरी करते हैं। तो उनकी तरफ से हमें कोई वो नहीं है कि वो कभी मानेंगे या कुछ हमें अच्छा उनकी तरफ से मिलेगा। ये कोतवाली रुड़की के अंदर एक कस्बा पड़ता है जोरासी, वहाँ की घटना है कल इवनिंग की। तो कोई शख्स जो उसी गांव के बासिंदे हैं, गाँव वालों का कहना है कि इस शख्स ने मंदिर में जा कर के उस पूजा स्थल पे जा कर के कुछ अपवित्रता करी। तो जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली है, पुलिस ने उस व्यक्ति को डिटेन किया, पकड़ा और गांव की तहरीर पे, गांव वालों की तहरीर पे मुकदमा दर्ज हो गया है। और जो तथ्य हैं वो यही थे कि वो व्यक्ति का, जैसे मैंने भी पूछताछ करी है, वो कहता है कि मैं आस्था रखता हूँ उस पर्टिकुलर भगवान जी पे। तो वहाँ मंदिर में गया था, उसके हाथ में एक चोट का है जिसमें बड़ी पट्टी बंधी थी और उससे खून रिस रहा था। जब मैं भी उससे मिला हूँ तो तब भी वो चीज़ दिख रही थी। तो ये बात तय है कि वो खून ह्यूमन ब्लड है और हम इमीडिएट उसमें लीगल एक्शन ले चुके हैं। अरेस्टिंग हो गई एफआईआर के बाद और आगे आज रिमांड वाली कार्रवाई चलेगी। बाकी गांव में सौहार्द है, गांव वालों का बहुत अच्छा उसमें कोऑपरेशन रहा, क्योंकि मूल बात यह है कि वो गांव का वासिंदा, गांव के लोग उससे नोन और वो सारे गांव वालों से नोन है। तो उसमें ऐसा कोई विवाद या रोष वाली बात नहीं है। सर कोई तंत्र वाली बात मुझे एक दो लोगों ने और पूछी थी, लेकिन अभी तक हमारी जांच में ऐसा कोई फैक्ट नहीं आया कि हम ये कहें कि कोई तंत्र विद्या कुछ नई चीज़ सीख रहा था। बाकी आगे अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो जैसे फैक्ट आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। पुलिस बल तैनात है सर?
पुलिस बल क्योंकि थाने से नज़दीक का मामला है, पुलिस बल वैसे भी मौजूद रहता है, हमारी गश्तें रहती हैं, तो थोड़ा हमने आज पुलिस बल वहाँ चौकस रखा है। यमुना घाटी में मंगसिर की भगवाल देवलांग पर्व के रूप में मनाया जाता है। घाटी के गैर गांव में देवलांग के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार में हजारों की संख्या में लोग राजा रघुनाथ मंदिर में पहुंचकर इस पर्व को मनाते हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इस अनोखे पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुई। इस त्योहार को मनाने के लिए लोग आसपास गांव के अलावा दूर दूर से पहुंचे। दिवाली के 1 महीने बाद देवलांग पर्व के रूप में दिवाली यानी मंगसिर भगवाल मनाई जाती है। रात से शुरू होकर सुबह तक राजा रघुनाथ मंदिर प्रांगण में लोग उत्सव मनाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उजाला होने से पहले एक देवदार के विशालकीय पेड़ को जंगल से लाकर मंदिर में साठी और पंसाही 2 समूह शक्ति बल दिखाकर खड़ा करते हैं। इसके बाद विधि विधान और मन्नतों और बुराई में अच्छाई की जीत के साथ पेड़ को आग के हवाले करते हैं। पेड़ को जलाते ही और पेड़ के जलते ही राख को प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में घर लेकर भी जाते हैं। विदित है कि कई वर्षों से जो है इस हमारे उत्तरकाशी घाटी में जो है ये मंगसिर भगवाल, और इसको यहाँ पे उत्तरकाशी में देवलांग के रूप में भी जो मेला है वो बनाल पट्टी और ठकराल पट्टी में काफ़ी प्रसिद्ध मेले हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और जैसा कि एक संदेश भी जाता है एकता का इसके माध्यम से, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक है तो सेफ है, तो ये भी बहुत एक संदेश जाता है मेले जो होते हैं पहाड़ों में। तो बहुत ही अच्छा रहा इस बार देवलांग का मेला, और इसमें अलग अलग तरीके हैं, गंगटाड़ी या पूरे इस घाटी में अलग अलग तरीक़ों से इस मेले को मनाया जाता है। लोक पर्व देवलांग पारंपरिक ढंग से मनाया गया और बेहद उत्साहपूर्ण नज़ारे देखने को मिले। बड़ी संख्या में हजारों की संख्या लोग यहाँ इस लोक पर्व को मनाने के लिए पहुंचे थे और लोक पर्व पूरे रवानी घाटी का एक सबसे बड़ा लोक पर्व है, बड़ा त्योहार है। और मैं जब भी देवलांग का अवसर आता है तो हम तमाम अपने कामकाज छोड़कर इस त्योहार के लिए हर साल जरूर गांव आते हैं और जैसा कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और बड़ी भव्यता के साथ देवलांग पर्व को मनाया गया और महामृकेश्वर में हवन करने के साथ ये त्योहार संपन्न होता है और वो प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। तो इस तरह से देवलांग महापर्व संपन्न हो गया है और ये देवलांग महापर्व हमें अंधेरे से उजाले की ओर जाने का संदेश देता है और अपने जीवन में खुशहाली लाने का संदेश भी देता है। तो ये इस तरह से ये संपन्न होता है त्योहार और तमाम इसमें लोग आए थे, देश विदेश के भी कई लोग आए थे, कई प्रदेशों के भी लोग। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।